मैं हमेशा से यही सोचती थी कि 1857 ही अंग्रेजों के खिलाफ असली बगावत की शुरुआत थी। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो कहानी को करीब 30 साल पहले ले जाते हैं, भारत के पूर्वोत्तर में। बिल्कुल। आज हम 1820 और 30 के दशक के उन्हीं विद्रोहों की बात करेंगे जो असम, मेघालय और झारखंड में हुए। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि इन सब में मतलब कॉमन क्या था और हर एक की अपनी खासियत क्या थी। ये सिर्फ लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं 1826 की यांडाबू की संधि से। ये पहले एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद हुई थी। अंग्रेजों ने अहोम राजाओं से वादा किया कि वो बर्मा के लोगों को निकालने के बाद असम से चले जाएंगे, लेकिन वो मुकर गए। और यही वादा खिलाफी आप कह सकते हैं अहोम विद्रोह की पहली चिंगारी बनी। अच्छा, देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक धोखा नहीं था। अंग्रेजों ने भारी नगद टैक्स लगा दिए। नगद टैक्स? हाँ, और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। अहोम समाज पाइक सिस्टम पर चलता था, मतलब लोग राजा को टैक्स के बदले अपनी सेवा देते थे, नकद नहीं। ओहो। तो जब अंग्रेजों ने कैश टैक्स मांगा तो उन्होंने सिर्फ एक नियम नहीं बदला, उन्होंने समाज के मतलब 600 साल पुराने पूरे ताने बाने को ही उधेड़ दिया। ये तो एक तरह से सांस्कृतिक हमला था। बिल्कुल। और इसी के जवाब में 1828 में गोमधर कुंवर नाम के एक अहोम राजकुमार ने बगावत कर दी। उनका मकसद साफ था, अहोम राजशाही को वापस लाना। उन्होंने रंगपुर के ब्रिटिश किले पर हमले का प्लान भी बनाया, पर वो कामयाब नहीं हुआ। नहीं, अंग्रेजों को खबर लग गई और उन्होंने विद्रोह को कह सकते हैं आसानी से दबा दिया। गोमधर कुंवर पकड़े गए और मजेदार बात यह है कि उन्हें पहले मौत की सजा सुनाई गई, पर बाद में इसे 7 साल के देश निकाले में बदल दिया। ऐसा क्यों? ये अंग्रेजों की एक चाल थी, मतलब सख्त दिखो पर इतना भी नहीं कि सारी जनता भड़क जाए। तो अहोम एलीट क्लास का गुस्सा अपनी राजनीतिक सत्ता छिन जाने को लेकर था। लेकिन क्या अंग्रेजों के विस्तार का हमेशा यही तरीका था, मतलब सीधा धोखा देना? नहीं, कई बार वो विकास की आड़ में आते थे। जैसे हमें खासी पहाड़ियों में देखने को मिला। हाँ, वहाँ यू तिरोध सिंह के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ वो तो एक सड़क को लेकर शुरू हुआ था। बिल्कुल। अंग्रेज गुवाहाटी को सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाना चाहते थे। और तिरोध सिंह ने पहले तो हाँ कर दी थी। हाँ, लेकिन उन्हें जल्द ही अंग्रेजों का असली इरादा समझ आ गया। यहाँ उनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था, जिसे दरबार कहते हैं, उसका अंग्रेजों के टॉप डाउन तरीके से सीधा टकराव हुआ। मतलब ये सिर्फ सड़क नहीं थी? नहीं, तिरोध सिंह समझ गए थे कि उनकी आजादी पर कब्जा करने का रास्ता है। और इसी संघर्ष में एक असाधारण महिला काफानोंग लैथ की कहानी भी है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अपनी चतुराई से 32 ब्रिटिश सैनिकों को शराब पिलाकर निहत्था कर दिया और खासी योद्धाओं के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने शायद ही ऐसी किसी तरकीब की उम्मीद की होगी। ये दिखाता है कि ये सिर्फ मर्दों की लड़ाई नहीं थी, पूरा का पूरा समाज अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था। कमाल है, मतलब डिप्लोमेसी, जासूसी, गुरिल्ला युद्ध, सब एक साथ। सब कुछ। तो हमने राजनीतिक धोखा देखा, विकास के नाम पर घुसपैठ देखी, लेकिन क्या इन विद्रोहों में सीधा सीधा आर्थिक शोषण भी एक बड़ी वजह थी? बिल्कुल। और इसका सबसे साफ उदाहरण हमें छोटा नागपुर के कोल विद्रोह में मिलता है 1831-32 में। अच्छा। वहां अंग्रेजों ने आदिवासियों की जमीनें बाहरी लोगों को देनी शुरू कर दी, जिन्हें वो लोग दीकू कहते थे। बाहरी लोग? हाँ, तो बुद्धू भगत जैसे नेताओं के नेतृत्व में ये विद्रोह उनकी पारंपरिक मुंडामान की व्यवस्था पर एक सीधा हमला था। तो अगर हम इन सब को जोड़कर देखें तो ऐसा लग रहा है कि इन सभी विद्रोहों के मूल में अपनी जमीन और अपनी पहचान बचाने की लड़ाई थी। हाँ, जमीन तो एक बहुत बड़ा फैक्टर थी, लेकिन मैं इसे स्वायत्ता या ऑटोनॉमी के बड़े मुद्दे से जोड़कर देखता हूँ। स्वायत्ता? हाँ, जमीन उस स्वायत्तता का एक प्रतीक थी। जब जमीन गई तो फैसला लेने की आजादी भी चली गई। हर जगह कारण अलग दिखा, कहीं वादा, कहीं सड़क, कहीं जमीन, लेकिन दर्द एक ही था, अपनी दुनिया पर से अपना कंट्रोल खो देना। एग्जैक्टली। तो ये साफ है कि ये